Hello everybody, welcome to lecture 3 of playlist electrochemistry. चलिए सबसे पहले कर लेते हैं हम रिवाइज कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था। पिछले लेक्चर में हमने एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था। हमने देखा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमने देखा था अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, और रिवर्स करते हैं तो उसे हम गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, और जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। सेकंड हमने देखा था कि इसका जो रिएक्शन होता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब खुद से होता नहीं है। तीसरा हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि गिब्स फ्री एनर्जी इसका होता है पॉजिटिव। फिर हमने देखा था इसका कंस्ट्रक्शन, उसमें हमने देखा था कि इसमें सबसे पहले आपको चाहिए एक कंटेनर, उस कंटेनर में आपको भर देना है, कंटेनर या बीकर, एक इलेक्ट्रोलाइट जो हमने एक कैटायन और एनायन के एग्जांपल से देखा था। जैसे इसके अंदर ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट, यही हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है जिसमें होते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं किसी को जिसका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली हो, जिसका फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड हो, जिसमें उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहाँ उस समय लिया था इसका लिक्विड या मोल्टन स्टेट। ठीक है, अब क्या कहता है इसमें हमने किए थे Ca मॉलिक्यूल। Ca मॉलिक्यूल मतलब C प्लस और A माइनस। C हो गया आपका कैटायन जो होता है प्लस, और A था इसमें माइनस। तो ये दो मॉलिक्यूल्स, वैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल है, मैंने हमने सिर्फ एक का एग्जांपल लिया था। एक का समझ में आया तो बाकी का तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो ये था वो Ca मॉलिक्यूल जिसमें एक कैटायन है और एक एनायन, मतलब दोनों के बीच आयोनिक बॉन्ड है। इसके बाद क्या था हमने? इसके बाद ले लिया था दो इलेक्ट्रोड्स, ये रहे वो दो इलेक्ट्रोड्स, और इन दोनों इलेक्ट्रोड की खास बात ये थी कि ये थे प्लेटिनम के। क्यों लिए थे ऐसे? क्योंकि हमें चाहिए थे इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होगा? जो ऐसे इलेक्ट्रोड जो अनरिएक्टिव हो, जिसमें कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो इनर्ट है, इसलिए हम उसे ज्वेलरी में भी यूज अक्सर करते हैं। फिर इसको हमने कनेक्ट कर दिया था नेगेटिव से, फिर जो दूसरा इलेक्ट्रोड है उसे कर दिया था हमने कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी से। तो ये है आपका नेगेटिव, ये है आपका पॉजिटिव। फिर हमने और क्या देखा था? हमने ये देखा था कि जो नेगेटिव साइड है पॉजिटिव साइड है। पॉजिटिव साइड हो गया आपका एनोड, और इसमें होती है क्या? ऑक्सीडेशन। देखो बच्चों, अगर आपको याद नहीं रह रहा है तो क्या करो, जैसे एक ट्रिक बना लो। एनोड में आपको O दिख रहा है, तो एनोड का O और O से ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेगेटिव का कैथोड। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता कि कैथोड नेगेटिव होता है या पॉजिटिव, तो आपको सोचना नहीं है। ऐसी जगह जहां पे रिडक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कैथोड। अगर ये भी याद नहीं रह रहा है तो कैथोड में देखिए एक प्लस का साइन T जैसा होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, हो गया आपका माइनस। ठीक है, चलिए इतना हमने देखा था, हमने रिएक्शंस देखी थी इसकी। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये वापस बना के क्यों दिखा रहा हूं? इसका मेरे पास एक रीजन है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसकी शुरुआत इसी डायग्राम से होने वाली है। क्योंकि बार बार ना ये डायग्राम हम आपको बना के दे नहीं सकते, ना क्वेश्चन पेपर में ना ही किसी नोट्स में। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्योंकि देखिए अभी बनाना कितना टाइम लगता है, सच अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो scientists and we people only decided to represent this whole arrangement in set of a single line equation. Yes दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत बिना के वक्त बर्बाद। चलिए तो लिखिए हेडिंग मेरे साथ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करें? बिकॉज अगर मैं ही आपको बोलूं कि चलो हर एक इलेक्ट्रोड का हर एक का बार बार डायग्राम बनाओ, आप लोग भी करो, बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार बनाना इट इज नॉट सो इजी, लाइक सच अ टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम वेस्ट प्रोसेस। सो हमने इसको क्या किया, हमने इसे बहुत ही सुंदर सा एक शॉर्ट इक्वेशन में, वन लाइन इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर दिया, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही दिया जाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं करना क्या है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको खींचनी है दो लाइन मारनी है। लाइन मारने तो ऐसे भी सब होशियार होते ही हैं। तो ये देखिए मैंने ये दो लाइन मार दी, ऐसे ऐसे। किसी बुक्स में आपको यहाँ पे डबल लाइन भी दिखेंगी, तो कोई डरने की बात नहीं है। चलिए
अब ये 2 लाइन कर क्या रही है, ये आपको दे रही है 3 कॉलम्स, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब बस सारा खेला यहीं पे है। कॉलम नंबर 2 जो है ये रिलेटेड है आपका पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलाइट से। जो भी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको इस कॉलम नंबर 2 में लिखनी है, ठीक है। और कॉलम नंबर 3 है रिलेशन, इसका पूरा का पूरा इसका रिलेशन है कैथोड में, मतलब कैथोड में क्या है, किस चीज का है, कैथोड बना है, सब कुछ आपको लिखना है इस 3rd कॉलम में। और फर्स्ट आपका क्या बच गया, एनोड। साधारण सा है, बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए चलो इसी सेट का एग्जांपल लेते हुए हम लोग लिखते हैं ये रिएक्शन। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ना क्या है कि ये कौन सा मीडियम का आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। मीडियम का मतलब क्या आपने लिक्विड स्टेट लिया है या आपने एक्वस स्टेट लिया। लिक्विड को आप मोल्टन स्टेट भी बोल सकते हो। तो आपने मीडियम कौन सा लिया है, मोल्टन लिया है या एक्वस। मैं आपको कल ही बताया था एक्वस और मोल्टन में डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। एक्वस मतलब आप पानी डाल रहे हो और मोल्टन मतलब आप जो भी सॉल्यूशन है उसको मेल्ट कर रहे हो, मतलब हाई टेम्परेचर पे, करेक्ट। यस। तो मीडियम के बाद आपको यहाँ लिखना है कि आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे हम यहाँ पे Ca यूज कर रहे हैं या तो हम NaCl भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। फिर आपको लिखना है उसका कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का, कितने मोलर है, 0.5 मोलर, 3 मोलर, 3 मोलर, जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन है। उसके बाद आपको मेंशन करना है उसका टेम्परेचर। मैं आपको यही एग्जांपल लेके एक्चुअली भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक्चुअली बता रहा हूँ कि इसके अंदर होता क्या है। तो ये है इंफॉर्मेशन सारे के सारे किसके, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के, ठीक है। चलिए अब भरते हैं एनोड के कॉलम को। एनोड हमारा सबसे पहले भर लीजिए इसका चार्ज। कौन सा चार्ज होता है इसमें, पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट है, करेक्ट है। फिर आपको पहले लिखना है कि एनोड पे जमा कौन हो रहा है। एनोड का जो सबसे पहले आपको लिखना है कि एनोड के इलेक्ट्रोड कौन से हैं, किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो आप एनोड पे। हमारा मटेरियल यहाँ पे कौन सा है, प्लेटिनम, ठीक है। तो मैं सिर्फ इसको एनोड लिख देता हूं। और दूसरा आपको लिखना है यहाँ पे एनोड प्रोडक्ट, मतलब एनोड पे कौन आके जमा हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ पे माइनस कौन जाएगा, प्लस है तो कौन जाएगा यहाँ पे, ए माइनस जाएगा। तो ए माइनस हमारे यहाँ पे हो जाएगा, कौन जमा हो रहा है, एक्चुअली ए माइनस जाएगा तो और बन जाएगा वो ए। जैसे हमने कल एनोड और एट कैथोड की रिएक्शन देखी थी कि हो क्या रही थी, वो आपको करके बताऊंगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि फर्स्ट कॉलम में आपको सबसे पहले लिखना है कि आपका जो एनोड का जो इलेक्ट्रोड है वो कौन से मटेरियल का बना है और वहां पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है, आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो इसी का अपोजिट कर दीजिए कैथोड पे। कैथोड सबसे पहले चार्ज बताइए, चार्ज क्या है, माइनस, ओके। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है कि जो पहला चीज होगा वो इलेक्ट्रोड नहीं होगा, वो होगा कैथोड प्रोडक्ट। कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, उसके बाद आप लिखेंगे कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है। देखिए बहुत ही साधारण से है, ये हो गया आपका 1 लाइन स्टेटमेंट जिससे आपको रिप्रेजेंट करना है कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको मैं कर देता हूं डब्बे में बंद। हालांकि कभी आपको डब्बे में बंद भी मिल सकता है, कभी कभी खुला भी मिल सकता है। हालांकि डब्बे में बंद करना जरूरी है नहीं, लेकिन ये हाईलाइट करने के लिए मैंने तो कर दिया डब्बे में बंद। तो आपको समझा देता हूं, आपको मिडिल कॉलम में लिखना है सारे इलेक्ट्रोलाइट की इन्फॉर्मेशन, कौन से मीडियम का है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है। लेफ्ट में आपको चाहिए एनोड के, एनोड कौन से मटेरियल से बना हुआ है उसका इलेक्ट्रोड, एनोड पे क्या प्रोडक्ट है, उसका चार्ज क्या है। राइट साइड में आपको लिखना है कैथोड का प्रोडक्ट पहले, फिर आपको लिखना है कैथोड कौन से इलेक्ट्रोड से बना हुआ है। चलिए अभी सेम एग्जांपल लेते हैं और हम इससे रिप्रेजेंट करके देखते हैं। चलिए सबसे पहले बना लीजिए 2 कॉलम, बना लिया, वेरी गुड। अब मुझे बताइए इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम क्या लिया है। कल ही बताया था हमने, कल ही देखा था, हमने लिया था मोल्टन, करेक्ट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है हमने, Ca, लीजिए Ca। आपको एक और चीज याद रखनी है दोस्तों, अगर इलेक्ट्रोलाइट मोल्टन है मतलब वो प्योर है, उसमें कोई दूसरा कुछ ऐड ही नहीं है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 ही होगा ना, तो फिर वो लिखने की जरूरत नहीं है। और टेम्परेचर कैसा था, बहुत है, क्योंकि इसको मोल्ड करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती थी। तो मैं लिख देता हूं हाई टेम्परेचर, सेम कलर से लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ लिख दो, वैसे स्पेसिफिक टेम्परेचर भी कभी कभी लिखा रहता है, सिंस हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता नहीं है तो हम हाई टेम्परेचर लिख देते हैं। तो ये आपका पहला कॉलम भर गया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एनोड के पास। ये आपका पॉजिटिव एनोड आपका कौन से इलेक्ट्रोड पे बना हुआ है, ये बना है प्लेटिनम से। तो यहाँ लिख देता हूं मैं प्लेटिनम, कॉमा एनोड पे प्रोडक्ट क्या था। देखिए आप कल की रिएक्शन अगर वापस ध्यान से याद रखेंगे
तो एनोड पे होता क्या है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब A माइनस क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा A, राइट। तो एनोड पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिला था, A, ठीक है। जो हमारा एक्चुअली में क्या था, सोडियम, नहीं सॉरी क्लोरीन, जो हमारा क्लोरीन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कैथोड माइनस चार्ज, कैथोड प्रोडक्ट पहले आपको लिखना है। प्रोडक्ट क्या था हमारा, Na प्लस, सॉरी Na नहीं, हम लेंगे यहाँ पे C प्लस। इस C प्लस गया था ये इस इलेक्ट्रोड के पास और यहां से इसने ले लिया था एक इलेक्ट्रॉन लोन और बन गया था वो C। तो हमारा यहाँ पे कैथोड प्रोडक्ट था C और हमारा इलेक्ट्रोड क्या है, B। तो ये है रिप्रेजेंटेशन इस सेल का। देखिए कितना आसान है, इतना डायग्राम बनाने से अच्छा है इतना ही लिख दो। सारी कहानी आपको यही समझ में आ रही है कि आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें मोल्टन स्टेट लेना है, ठीक है। फिर C है उसका इलेक्ट्रोलाइट है, टेम्परेचर हाई, कॉन्सेंट्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो मोल्टन है। फिर एनोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या बना, कैथोड पे कौन सा इलेक्ट्रोड है, क्या बना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम पढ़ते किस कैटेगरी से है, कैसे हम उसे डिवाइड करके पढ़ते हैं। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने अभी तक क्या देख लिया है, उसको एक बार फटाफट से कर लेते हैं रिवाइज। हमने देखा है कैथोड, एक का चार्ज बताइए पहले, Ta प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसमें कौन से आके अट्रैक्ट होंगे, कैटायन आके अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कैटायन क्या होते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही तो नेगेटिव के पास आता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ पे होती है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब हमने क्या देखा था उस समय, गेन और लॉस, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट। उसी का अपोजिट कर लीजिए, आपका बन जाएगा एनोड। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो कौन आके अट्रैक्ट होंगे, एनायंस। एनायन में कौन से, यहाँ पे एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, O से एनोड, एनोड में O, सो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है, चलिए करेक्ट है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसे हम पढ़ने वाले हैं दो एक्सपेक्ट में। एक एक्सपेक्ट है हमारा क्वालिटेटिव, दूसरा जो हमारा एक्सपेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में हमें एक्चुअली ये देखना है, और एक्चुअली हम थोड़ा सा हम पढ़ भी चुके हैं क्वालिटेटिव में, कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है और रिडक्शन किसका होने वाला है, हमें ये पता करना है, ठीक है, कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ठीक है। हमें चाहिए कुछ क्विक प्रोसेस, ऐसा नहीं कि हम सोचते बैठे ये कौन है, ये किसका है, ये कहाँ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, कैटायन क्या होगा, हमें उतना टाइम है नहीं। तो हमें फटाक से पता चलना चाहिए एलिमेंट देखते ही कि किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो क्वालिटी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर विच अफेक्ट और डिपेंड्स और डिसाइड हु विल ऑक्सीडाइज एंड हु विल रिड्यूस। तीन फैक्टर का आपको ध्यान रखना है, अगर तीनों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है कौन रिड्यूस होने वाला है। सबसे पहला आपने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है, किस चीज का, किस कंपाउंड का या किस केमिकल का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। दूसरा आपको ध्यान देना है कि आपने कौन से मीडियम में वो इलेक्ट्रोलाइट बनाया है। हमने अभी तक कौन सा देखा था, मोल्टन, मोल्टन को ही आप लिक्विड भी बोल सकते हैं। और हमें एक और मीडियम भी मिल सकता है, या तो वो क्या करे, उसे मेल्ट ना करके उसमें पानी डाल दे, क्योंकि कैटायन आयन तो उसे भी बनेंगे। मैंने कल बोला था कि ये नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केस में करते हैं, उस केस में ये हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड, हमें H2O का भी ध्यान देना पड़ता है। किस केस में वो ईथर भी डाल देते हैं उसमें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि हु विल ऑक्सीडाइज एंड हु विल रिड्यूस एंड विच ऑल एलिमेंट विल गेट ऑक्सीडाइज, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में टेक पार्ट करने लगेंगे। और थर्ड बट नॉट द लीस्ट लास्ट, आपका इलेक्ट्रोड कौन सा है। हमने जो इलेक्ट्रोड लिया था कौन सा था, इनर्ट। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है मतलब वो क्या होगा, अनरिएक्टिव, मतलब हमें इलेक्ट्रोड के बारे में सोचना ही नहीं है, वो जस्ट प्लस लेगा माइनस देगा, इतना ही काम करेगा, वो खुद से अपना कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, रिएक्शन में डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। लेकिन व्हाट इफ आपने कुछ इलेक्ट्रोड ले लिए जो रिएक्टिव है, जैसे कॉपर, जिंक, इनके इलेक्ट्रोड ले लिए, तब एक खुद भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में अपना योगदान या कंट्रीब्यूशन देने वाले। तो ये चीज़ का अगर एक बार आपको ध्यान आ गया तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन किसका होने वाला है और रिडक्शन किसका होने वाला है। अब क्वांटिटी में, क्वांटिटी का मतलब ही क्या हो गया,
क्वांटिटी, क्वांटिटी मीन्स हाउ मच, अगर ये बनने वाले हैं तो कितने बनने वाले हैं, लाइक हाउ मच। हाउ मच मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका वेट क्या है, वेट क्या है मतलब उसका मास कितना बनने वाला है, आपको ये पता करना है कि अगर मैं इतना से स्टार्ट करूँ तो मुझे कितना प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसका वॉल्यूम, उसके बाद आपको करंट कितना सप्लाई करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, जैसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, आपको ये याद है राइट। और उसका टाइम कितना लगने वाला है उसमें, या टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ठीक है। ये है इस सब का क्वांटिटी एस्पेक्ट। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। तो फटाफट से ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम आगे। चलिए अब देखते हैं हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में कि हम उसे पता कैसे चलता है कि हमें कौन जाने वाला है रिडक्शन में और कौन जाने वाला है ऑक्सीडेशन में। उसके लिए हम मदद लेते हैं एक सीरीज की जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये सीरीज क्या है, उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ग्रेड 10 का। ग्रेड 10 में एक मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर था जिसमें हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज, वो 11th में भी था उस रिएक्टिविटी सीरीज का यूज। लेकिन अगर आपको याद हो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, याद आया कुछ हल्का हल्का? ये रिएक्टिव सीरीज इस तरीके से थी, मतलब सबसे हाई रिएक्टिव जो है वो टॉप पे था। इसका हम यूज़ कैसे करते थे, इसका यूज़ ये था कि आपको बहुत ईजिली पता चल जाता था कि प्रोडक्ट अब में आपको क्या मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CaOH ट्वाइस ले लूँ या CaCl2 ले लूँ, ठीक है, उसकी रिएक्शन में करा दूँ Na से, तो हमें मालूम है इस सीरीज से कि Na जो है वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ईजिली क्या करेगा, इसे रिप्लेस करके क्या बना देगा, NaCl प्लस कैल्शियम। बाकी बैलेंसिंग तो बात की बात है। कैसे पता चला मुझे, मैंने मेटल को देखा, मेटल में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है ये देखा और कर दिया। इसी तरीके से अगर मुझे सपोज कीजिए Zn प्लस KCl दिया हुआ है, अब बताइए प्रोडक्ट क्या होगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या लिखेंगे, ZnCl2 प्लस K, जो कि हो जाएगा आपका यहाँ पे रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको मेटल दिख रहे हैं जिंक और सॉल्ट ऑफ पोटेशियम, देखिए जिंक यहाँ है और पोटेशियम तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या जिंक के पास इतनी ताकत है कि वो पोटेशियम को निकाल दे? नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन। देख रहे हैं इस रिएक्टिविटी सी की मदद से आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है। यस, इसी तरीके से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें एक मदद करने वाला है कि कौन सा एलिमेंट है जो कैटायन या एनायन में मौजूद होगा और जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन में जाएगा, और जो इलेक्ट्रोड कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सा एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये सीरीज बताऊं, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सीरीज बनी कैसे, किस किस बातों का ध्यान रखा गया जिसके बेसिस पे ये सीरीज डेवलप की गई है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कैथोड पे वो एलिमेंट जाएगा जिसका SRP की वैल्यू होगी हाई, और वही जाके वहां पे होगा रिड्यूस्ड। अब इसका मतलब क्या हो गया, डरना नहीं है, SRP एक नया वर्ड है लेकिन ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो इसको चैप्टर में मिलेगा, और मैं बार बार SRP लिखूंगा क्योंकि ये बहुत भी बड़ा फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये एक तरह का वैल्यू है, जस्ट आपको इतना याद रखना, आपको डरना नहीं कि क्या है ये तो पढ़ा है नहीं, वो तो पढ़ा है नहीं, ऐसा करना नहीं। क्योंकि जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियरिटी पता चल जाएगी कि है क्या एक्चुअली। देखिए आपको जस्ट ये समझ में आना कि एक वैल्यू है जिसकी वजह से हमको पता चलता है कि कौन रिडक्शन करने वाला है, कौन ऑक्सीडेशन। देखिए अब इसका नाम ही देखिए ना, रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ऐसी वैल्यू जिसकी जो वैल्यू रिडक्शन की हाई होगी तो रिडक्शन करेगा। अगर ये वैल्यू हाई हुई मतलब वो कहाँ जाएगा, रिडक्शन में, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर SRP हाई है तो वो रिडक्शन में जाता है, अगर वो लो होगा तो कहाँ जाएगा। ये आपको एक इंडिकेशन है, ये आपको एक हिंट देगा। अगर SRP लो है तो उसका क्या होने वाला है, उसका होने वाला है ऑक्सीडेशन। को बात समझ में आ रही है। अगर आपको SRP लो है, अगर कंपैरिजन किया गया कि दो SRP दिए गए, सपोज एक सब्सटेंस A है एक सब्सटेंस B है, एक का SRP है 5 वोल्ट एक का है
3 वोल्ट। बताइए किसका रिडक्शन होगा, कितना ऑक्सीडेशन होगा। साधारण सी बात है, यहाँ पे ए SRP हाई है, जस्ट मीन्स ये जाएगा रिडक्शन में जाएगा, तो ये मतलब जाएगा कैथोड में हमें मिल जाएगा। और बी हमें मिल का SRP लो है कंपैरेटिवली टू ए, सो ये जाएगा ऑक्सीडेशन में। और हमें कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, ये मिलेगा हमें एनोड पे। देखिए कितना आसान हो रहा है, ठीक है। चलिए, अगर SRP नहीं दिया हुआ है तो इसकी जगह पे एक और चीज बोल सकते हैं वो लोग, उसका नाम है उल्टा, SOP। एनोड पे वो एलिमेंट जाएगा जिसका SOP हाई हो। अब SOP क्या है, जस्ट इसका अपोजिट है दोस्तों, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका नाम है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब डिफरेंस, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस जो आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब देखिए कॉमन सी बात है, ठीक है, पोटेंशियल, ओके, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो जा रहा है रिडक्शन में। अगर रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पे ही जाएगा ना, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो वो ऑक्सीडेशन में जाएगा। अब मुझे ये बताइए, SRP हाई है तो रिडक्शन, अगर SOP हाई है तो ऑक्सीडेशन। इसका ये मतलब भी हो सकता है, अगर SOP लो है तो भी तो रिडक्शन होगा ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ही नहीं तो वो रिडक्शन की तरफ जाएगा, और SOP अगर हाई है तो वो ऑक्सीडेशन में जाएगा। दोनों का एक ही मतलब, जस्ट मैंने उल्टा पुल्टा करके आपको बता दिया। अगर आपको कहानी समझ में आ रही है क्या है कैसे है, इसके लिए आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट समझ में आना कि एक वैल्यू है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने निकाली कैसे, ठीक है, कहाँ से हमें पता चलती है ये वैल्यू, इसके लिए हमने यूज किया है कंपैरिजन, ठीक है, ठीक है। इसका कंपैरिजन हमने कैसे निकाला, ये SRP निकालने के लिए हमने यूज़ किया एक कंपैरिजन। जैसे हमने सबका मास निकालने के लिए 1/12 C12 कंपेयर किया है, तो सबका SRP निकालने के लिए हमने यूज़ किया है शी। अब बोलोगे सर अब क्या कर रहे हो, ये फुल फॉर्म पे फुल फॉर्म, फुल फॉर्म पे फुल फॉर्म, यस। ये शी क्या है, डरना नहीं है, ये है हमारा रेफरेंस, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने इसके रेफरेंस से सारे के सारे जो एलिमेंट है उसका SRP या SOP निकाला है। और क्या किया हमने इसका, एक्चुअली हमने क्या किया, एक का हमने पता किया, बाकी का हम कैलकुलेट कंपेयर करके कर लेते हैं। नहीं तो होगा क्या, इंडिविजुअली हमें सबका SRP बाय मशीन और बाय कैलकुलेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिससे हो जाता है हमें बहुत ज़्यादा परेशानी और लेगा बहुत ज़्यादा टाइम। तो हमने एक का कैलकुलेट किया, उसके रेफरेंस से बाकी का सबका SRP और SOP कैलकुलेट कर लिया। तो जब कैलकुलेट किया गया तो शी का जो SRP है वो आया, और जो हमने मान लिया है एक्चुअली वो था 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो इससे हमारी कहानी होगी और आसान। और इसका जब SOP फाइंड किया गया तो वो भी सरप्राइजिंगली 0.00 वोल्ट ही आया। वोल्ट क्यों, क्योंकि एक पोटेंशियल है, ठीक है। तो इसके रेफरेंस से हमने बाकी का SRP SOP निकाल लिया, जो कितना इजी काम है। बात आ रही है समझ में, साधारण सी बात है। वापस एक बार दोहरा देता हूँ, कैथोड में वो एलिमेंट जाएगा जिसका SRP होगा हाई। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये जस्ट एक वैल्यू, अगर ये हाई हुई तो रिडक्शन में जाएगा, अगर SRP लो है तो ऑक्सीडेशन में जाएगा। इसका रिवर्स, अगर SRP नहीं दिया गया है, इसके बदले में SOP दिया गया है, तो अगर SOP हाई है मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब वो जाएगा ऑक्सीडेशन में, मतलब एनोड के पास। अगर SOP लो है तो भी वो जाएगा रिडक्शन में कैथोड के पास। आज हमने कैलकुलेट कैसे किया है, हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग अ कंपैरिजन विथ शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी का मतलब वो लड़की वाला शी नहीं है यहाँ पे। और इसका हमने कंपेयर किया, हमने फाइंड आउट किया कि शी का जो SRP है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो आया 0.00 वोल्ट, और SOP कितना आया, वो भी आया 0.00 वोल्ट। चलिए एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं। हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP के बेसिस पे। मतलब सबसे कम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो सबसे हम पहले लिखेंगे, और सबसे ज़्यादा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। और ऐसे में आपको 24 मेटल्स की सीरीज देने वाला हूँ, ठीक है।
वैसे तो बहुत लंबी सीरीज है ये, लेकिन मैं आपको दूंगा सिर्फ मेन 24। आपको वो याद हो गया तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कौन रिडक्शन में जाने वाला है, कौन ऑक्सीडेशन में। तो फटाफट से ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के पास। ले लीजिए।